बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बड़ी ख़बर यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने सिर्फ 36 घंटे गुजरने के बाद अपने प्लान में अचानक तब्दीली कर दी है। अब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का प्लान क्या था, उस प्लान में क्या तब्दीली की गई है और वो तब्दीली क्यों की गई है, और इस बड़े फ़ैसले को लेके तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है इमरान ख़ान साहब से हट के, यानी ख़ान साहब तो जेल में हैं, जो तहरीक इंसाफ के अब चलाने वाले हैं वो इमरान ख़ान साहब के इस फ़ैसले को किस नज़र से देखते हैं। एक तो इस बड़ी ख़बर की जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, और फिर बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के कत्ल की साजिश, एंकर ने किस बड़ी ख़बर की तस्दीक की, मोहसिन अख्तर कियानी का हुकूमत को नया सरप्राइज़, वो सरप्राइज़ क्या है, और वज़ीर कानून को क्यों तलब कर लिया गया है। ये ख़बरें और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नाज़रीन दो बड़ी अहम खबरें हैं जिनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो नाज़रीन हमारे साफ़ियों का मसला है, जो पैमरा ने नोटिफिकेशन जारी किया है। आज लाहौर हाई कोर्ट में भी इसी हवाले से मुकदमे की समाअत थी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आमिर फ़ारूक साहब ने केस की समाअत की। तो आमिर फ़ारूक साहब ने आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें 28 मई तक जो है वो पैमरा को नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब कर लिया है। लेकिन साथ में आमिर फ़ारूक साहब ने यह भी हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत तक जो पैमरा का नोटिफिकेशन है जिसमें अदालती प्रोसीडिंग की कवरेज से रोक दिया गया है, उसको अडेयर किया जाए, यानी पैमरा के उस नोटिफिकेशन पर मिनवन अमल दरामद भी जो है वो साथ साथ किया जाए। वैसे इससे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है, क्योंकि हफ्ता इतवार को कोई अदालती रिपोर्टिंग होती नहीं है, लेकिन एक पीर का दिन होगा, क्योंकि ग़ालिबन 28 मई जो है वो इतवार के दिन बन रही है। तो चलें 28 तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इसमें नाज़रीन जो दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म जारी हुआ है अहमद फरहाद की बाजियाबी के हवाले से, उसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कुछ सरप्राइजेज़ दिए हैं। मैंने थंबनेल पे तो सरप्राइज़ लिखा है, लेकिन दरअसल उन्होंने सरप्राइजेज़ दिए हैं। एक तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने 8 सफ़ात का जो फ़ैसला है उर्दू में जारी किया है, और इस फैसले में लिखा गया है कि अटॉर्नी जनरल साहब ने दौरान समाअत जब हामिद मीर साहब ने बात की कि अदालत जिस केस की रिपोर्टिंग की इजाज़त दे, कोर्ट रिपोर्टर उस अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो एजी साहब की इसी बात को जवाज़ बनाते हुए या वजह बनाते हुए मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो आज अहमद फरियाद की बाजियाबी के हवाले से जो मुकदमा है और उसकी जो अदालती कार्रवाई हुई, उसे मीडिया को रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने कहा है कि हम इजाज़त देते हैं कि अहमद फरहाद की ये जो गुमशुदगी के हवाले से या बाजियाबी के हवाले से जो अदालती कार्रवाई हुई है, मीडिया इसको रिपोर्ट कर सकता है, या हम नौयत का मुकदमा है तो लिहाजा इसको रिपोर्ट किया जाए। साथ में जितने भी लापता अफराद के केसेस हैं, सिर्फ अहमद फरहाद का नहीं, इसके अलावा भी तमाम लापता अफराद के केसेस की जो समाअत है, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने हुक्म दिया है कि उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, और इस हवाले से इकदाम उठाने के लिए, यानी नोट की तैयारी के लिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हुक्म दे दिया गया है। और इसमें नाज़रीन जो अहम बात है कि आइंदा समाअत पे जो सेक्टर कमांडर हैं ISI के और MI के, उनको तलब कर लिया गया है, और IB के डायरेक्टर को तलब कर लिया गया है, और उसके साथ साथ सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला और वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारड़ साहब को भी जो है वो आइंदा समाअत पे जज साहब ने, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो है बुला लिया है। तो देखते हैं आइंदा समाअत पे नाज़रीन क्या होता है। अब आज भी कह रहे थे वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारड़ साहब के ये जो इदारों की जो हदूद है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिटरमिन कर दी गई है, मैं उसका रिमाइंडर देता रहूँगा। अगर इसको ये समझता है कि इदारों को ये बताना कि आपकी हदूद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अख्तियारात की तकसीम क्या है, तो ये अगर इदारों पे हमला है तो मैं ये हमला करता रहूँगा। तो अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारड़ साहब को आइंदा समाअत 29 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब कर लिया। तो एक ये भी नाज़रीन डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन अगली जो खबर है
वो नाज़रीन ये है, बल्कि इसी केस में, इसी ऑर्डर में रियासत को हुक्म दिया है कि अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए जितने भी रियासती वसाइल हैं उनको बुरोए कार लाया जाए। और अटॉर्नी जनरल ने बताया है कि अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए वो इदारों के साथ, एजेंसियों के साथ राब्ते में हैं और उनकी बाजियाबी की कोशिशें की जा रही हैं। आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश करने का कहा गया है। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी अहम खबर है कि जो PTI का पिछले कुछ अरसे से मामला चलता रहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, जिसकी वजह से 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान भी नहीं मिल सका। अब वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला जो केस है, आखिरी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने करवाया है, उसको ECP ने 30 मई को समात के लिए फ़िक्स कर दिया है। रऊफ़ हसन साहब को नोटिस कर दिया है, बैरिस्टर गौहर को नोटिस जारी कर दिया है। अब नाज़रीन, मुकदमा ओपन कोर्ट में चलेगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वैसे तो जो कल्ट है वो नहीं मानता। कल्ट को अगर आप कह दें कि ये मोबाइल फ़ोन है, वो कहेंगे मोबाइल फ़ोन है। खान साहब कह दें, कल्ट को अगर इमरान खान साहब कह दें कि ये मोबाइल फ़ोन नहीं है बल्कि ये कुछ और है, तो वो यही कहेंगे कि इमरान खान ने कह दिया है तो मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो मोबाइल फ़ोन नहीं है। तो अदालती कार्रवाई से दूध का दूध, पानी का पानी तो होगा, लेकिन PTI वाले कहाँ मानते हैं। अब इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो भी गड़बड़ है, जो भी इनसे, हालांकि रियलाइजेशन हो चुकी है तहरीक इंसाफ को, ये जो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब को पार्टी में वापस लाया गया, खान साहब की तरफ से उनको अहम जिम्मेदारी सौंपी गई कि पार्टी का रिवाइवल करें, उसकी कानूनी हैसियत को बहाल करवाएं, इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर करें, तो रियलाइजेशन तो हो चुकी है, लेकिन मानेंगे कभी नहीं। जैसे काजी फ़ैसल के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया था, नहीं मानते थे, लेकिन फिर एक मौके पे जाके माना कि हमारी गलती थी काजी फ़ैसल के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करना। अब आपके सामने आ जाएगा जब 30 मई को इस केस की समाअत होगी कि कौन सी गलतियां इन्होंने की हैं अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में। अब आ जाते हैं नाज़रीन के एंकर ने किस खबर की तस्दीक की है। नाज़रीन, 2 दिन पहले ग़ालिबन या कल, मुझे ये दिन याद नहीं रहते, लेकिन आप क्योंकि मेरे देखने वाले हैं, मैं सिर्फ इशारा दूंगा, आप समझ जाएंगे। मैंने एक खबर दी थी कि ये जो रऊफ़ हसन साहब हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द से एहतियाब करे, जो उनको टांके लगे हैं, जो उनको ज़ख़म आया है, उन पर जो कुछ भी हुआ उसके हम भरपूर मज़म्मत करते हैं, पुरज़ोर अल्फाज से मज़म्मत करते हैं। लेकिन मैंने आपके साथ खबर ये शेयर की थी कि रऊफ़ हसन साहब जो इतने सख्त हुए हैं, जो उनके बयानात में इतनी शिद्दत आई है, या बयानात की जो इंटेंसिटी है वो बड़ी है, उसकी वजह यह है कि जो खबरें चल रही थी कि फवाद चौधरी साहब की तहरीक इंसाफ में वापसी हो रही है, और फवाद चौधरी साहब जब तहरीक इंसाफ में वापस आएंगे तो वो मीडिया का महाज संभालेंगे, तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का चार्ज संभालेंगे। तो इस वापसी का फवाद चौधरी साहब की वापसी का जो खदशा था वो सबसे ज़्यादा महसूस किया रऊफ़ हसन साहब ने। ये PTI के इंटरनल ज़राए बताते हैं। तो उसके बाद फवाद कह रहा हूँ, अपने रऊफ़ हसन साहब जो हैं, अगर पहले भी फवाद हसन नाम लिया है तो करेक्शन कर लें, रऊफ़ हसन साहब, तो उनके बयानात में शिद्दत आई, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को टारगेट किया गया, आमिर फ़ारूक साहब को, चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल को टारगेट किया गया, और हत्ता के DG ISPR अहमद शरीफ साहब को भी टारगेट किया गया, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब को भी टारगेट किया गया। और क्या कहते हैं ना, एक वो लफ्ज़ होता है कि गैर ज़िम्मेदाराना लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। और मैं ये गैर ज़िम्मेदाराना क्यों कह रहा हूँ कि अगर सवाल उठाने पे फैसल वाडा को कंटेम्प्ट का नोटिस हो सकता है, वो भी शोकास नोटिस, और सवाल उठाने पे मुस्तफ़ा कमाल को शोकास नोटिस जारी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रऊफ़ हसन साहब ने डायरेक्टली चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब पे डायरेक्टली अटैक करके उनसे ऐसी ऐसी बातें मंसूब की जो ग़ालिबन जुडिशल कंटेम्प्ट की एक आखिरी हद होती है, उन हदों को रऊफ़ हसन साहब ने छुआ। लेकिन वो इसलिए ये दिखाने के लिए कि क्यों फवाद चौधरी साहब को लेके आते हैं, मैं पार्टी में हूँ ना, मैं ये जिम्मेदारियाँ फवाद चौधरी से ज़्यादा बेहतर अंदाज में सर अंजाम दे रहा हूँ। तो आज अजमल जामी साहब को जो व्लॉग था उसमें इस बात की और तरीके से तस्दीक की है कि जो वापसी की बातें चल रही थी फवाद चौधरी साहब की माफ़ी चाहता हूँ, वो मामला लटक गया है। यानी जो अज़म दिखाया है रऊफ़ हसन साहब ने पिछले कुछ अरसे से, और उसके साथ साथ जो आखिरी वाक़या उनके साथ पेश आया, उन पे जो
जो हमलावर आए उसके बाद जिस उन्होंने अज़म का यादा आज़म का इजहार किया, उसके बाद अब उनकी पोजीशन को वो ख़तरा नहीं, और फवाद चौधरी साहब की जो वापसी का मामला था वो लड़खड़ा गया है, वो लटक गया है। तो हमने तो आपको पहले भी कह दिया था कि रऊफ़ हसन साहब जो भी कर रहे हैं वो अपनी पोजीशन को स्टेबल करने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए करें, कहीं फवाद चौधरी साहब की वापसी आए और उनका इन जिम्मेदारियों से पता ना कट जाए। तो हमारी इस खबर की तस्दीक कर दी। इसके अलावा जामी भाई ने यह भी कहा है कि परवेज़ इलाही साहब कैसे आए हैं, उन्होंने अपनी खबर दी है। लेकिन आज मेरे तक जो इन्फॉर्मेशन है, मेरे में बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं जसारत नहीं करूँगा कि जामी भाई की खबर को चैलेंज करूँ, लेकिन मेरे पास जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि कहीं ना कहीं कुछ बातचीत के नतीजे में परवेज़ इलाही साहब आए हैं। मेरे पास जो जितनी खबर है मैं वही कह रहा हूँ। और उसमें एक चीज़ ये भी ऐड कर लें कि बातचीत का रास्ता शायद परवेज़ इलाही साहब के आने से खुले, जो कि खुलना भी चाहिए। तो ये एक बात हो गई। इसके अलावा नाज़रीन, जो इमरान खान साहब के हवाले से ख़बर है, अब नाज़रीन मैं डायरेक्टली इमरान खान साहब से जुड़ी ख़बरों पे आता हूँ। एक तो नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि जो अडयाला जेल से या जो इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ बयानात दिए जाते हैं, इस पर इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की पंजाब की काबीना ने मंजूरी दे दी है। और ये नाज़रीन सूबाई काबीना का जो ज़ाहिर सी बात है कि जो इजलास है, जो सरबराह है वो मरीम नवाज़ साहबा हैं। मरीम नवाज़ साहबा उसको हेड करती हैं। तो जो स्टेटमेंट इमरान खान साहब के आ रहे हैं जिससे इश्तियाल या नफ़रत फैलाई जा रही है, उस पर अब पंजाब हुकूमत ने कार्रवाई करने का फ़ैसला किया, कार्रवाई की मंजूरी दी है। लेकिन नाज़रीन देखना ये होगा कि ये कार्रवाई किस नौयत की होगी, कैसे की जाएगी, किस प्लेटफार्म से की जाएगी, और उसका मुस्तकबिल या उसकी फेट क्या होगी, ये भी देखना होगा। इस नाज़िम फ़ैसले के बाद जो पंजाब की तर्जुमान हैं, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन उज़मा बुखारी साहब ने कहा कि अडयाला जेल से मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुल्क भर में फैलाया जाता है। अब ये जो नाज़िम उनका जुमला है कि खान साहब से मिल के आते हैं, बाहर आके बताया जाता है कि खान साहब ने पैगाम दिया है और वो मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे की शक्ल अख्तियार कर जाता है, मेरी राय में गलत हो सकती है। ये पंजाब हुकूमत का एतराफ़ है कि बयानिए की जंग में वो नाकाम हुए हैं, और इमरान खान अपने पार्टी के रहनुमाओं के साथ मुलाकात करके जो पैगाम देते हैं, पैगाम उनका प्रोपेगेंडा, पैगाम का मकसद प्रोपेगेंडा करना होता है, एक बयानिया देना होता है और उसको प्रमोट करना होता है, और प्रमोट करने के लिए कैंपेन और प्रोपेगेंडा ही किया जाता है। तो वो तो उस कामयाबी का कि खान साहब का प्रोपेगेंडा कामयाब हो रहा है क्योंकि मुनज़्ज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और हम उसको काउंटर नहीं कर पा रहे, ये नाकामी का एतराफ़ भी है। और इसमें नाज़रीन उज़मा बुखारी साहब ने यह भी कहा कि जेल से ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि इमरान खान साहब को या उनके अहलिया को जहर दे दिया जाएगा। तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से, जिसमें रऊफ़ हसन साहब थे, लतीफ़ खोसर साहब थे, फिरदौस शमीम नकवी साहब थे, अली मोहम्मद खान साहब थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नाज़रीन अभी अहम डिटेल आगे आनी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नाज़रीन जो रऊफ़ हसन साहब हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के कत्ल के खदशे का इज़हार किया। अब नाज़रीन आगे बढ़ने से पहले, ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ में है, अगला पल सांस आना है नहीं आना ये भी खुदा जानता है। आप जितने भी देखने वाले हैं, कोई ना कोई वाक़या आपकी ज़िंदगी में ऐसा आया होगा कि बैठा बैठा शख्स सेहतमंद, कोई इशू नहीं उसके साथ, वो आंखें बंद कर जाता है, दुनिया से मुंह मोड़ जाता है। लोग कहते हैं कि यार अभी मेरे साथ बातें करते करते हुए इसकी सांसें चली गईं, ये दुनिया से चला गया। मेरे अंकल भी ऐसे हुए, बिल्कुल ठीक ठाक थे, बैठे बैठे सामने इंतकाल फरमा गए, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। ये जो खदशात का इजहार करते हैं, जो मैं कह रहा था, जो बताना चाह रहा था कि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये जो एक बयानिया प्रोपेगेंडा किया जाता है कि खान साहब को जेल में जहर दे दिया जाएगा, जेल में कत्ल कर दिया जाएगा, खुदा ना खासा कुछ खान साहब को नेचुरली हो गया, खान साहब की अल्लाह ना करे उनकी ज़िंदगी अल्लाह ताला लंबी करे, वो और ढेरों बरस जिएँ, सेहतमंद रहें, खुदा ना खासा कुछ ऊपर नीचे हुआ, अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम आ गया, तो ये इल्ज़ाम जो है ये रियासत पे लग जाएगा।
ये भी प्रोपोगंडा बन रहा है। लेकिन इस चीज़ से पहले आज क्या कहते हैं रऊफ हसन साहब कि ये वो लोग हैं, रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो वज़ीर आज़म को निकालते हैं, लाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। और फिर क्योंकि इस बार ऐसा नहीं हुआ तो इन्होंने 9 मई का ड्रामा किया। अब नाज़रीन ये भी प्रोपोगंडा है, कामयाबी के साथ चल रहा है। कहते हैं कि 9 मई ड्रामा था। और मैं माजरत के साथ नाज़रीन, इसमें हमारे मीडिया के लोग भी शामिल हैं इस प्रोपोगंडा को बनाने में। हमें तो भुगतना पड़ता है ना, कि जब सच बोलते हैं हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन लोग डॉलर्स के चक्कर में नहीं देखते कि हम कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं, इसका पाकिस्तान को, रियासत को क्या नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन आज आगे बढ़ते हैं। अब रऊफ हसन साहब ये कहते हैं कि ये चूंकि हमें ना मजबूर कर सके, ना झुका सके, ना मुझे, ना पार्टी को, ना इमरान खान को, तो अब इनके पास एक ही रास्ता है। रऊफ हसन साहब इमरान खान साहब के बयान को कोट करते हुए कहते हैं कि इमरान खान ने कहा था कि इनके पास अब एक ही रास्ता है कि अब हमें ये कत्ल कर दें। और रऊफ हसन ने कहा कि अब बात जो है इमरान खान के कत्ल की तरफ ही जा रही है। अल्लाह माफ़ करे, किसी ऐसी सूरत हाल से पाकिस्तान को अल्लाह ताला बचाए जिससे पाकिस्तान में कोई क्राइसिस बहरान जन्म ले, बड़ा बहरान जन्म ले। लेकिन यहाँ पे जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है बड़ा ही ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है। अल्लाह ताला बचाए। तो एक तो नाज़रीन ये पहलू है जो खान साहब की खबर थी। इसके अलावा नाज़रीन जो मैंने 36 घंटों वाली बात लिखी, वो थंबनेल पे बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती। आप 36 घंटे कह लें या 48 घंटे कह लें या 72 घंटे कह लें, खान साहब ने एक बात कही कि, और पीटीआई के लोगों ने भी उसी बात को दोहराया कि मुज़ाकरात सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे, मुज़ाकरात सिर्फ आर्मी चीफ के साथ होंगे, नून लीग के साथ और पीपल्स पार्टी चूँकि करप्ट हैं उनके साथ नहीं बैठेंगे। लेकिन ये एतराफ़ नहीं करते कि मुश्किल वक्त में नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो पीडीएम में सरबराह थे मौलाना फजल रहमान साहब, जिन्हें ये खुद भी करप्ट कहते थे कि मौलाना भी करप्ट है, डीजल के परमिट पे बिक जाता है, सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रखा है, रिश्वत में प्लॉट्स ले रखे हैं, उस मौलाना साहब जो कि पीडीएम के सरबराह थे उन्हें अपने साथ इत्तेहाद में शामिल करने जा रहे हैं। और वो एक खातून का आपने वीडियो क्लिप भी देखा होगा जिसमें कहते हैं कि हाय मौलाना फजल रहमान हमारा सदर होगा, हम दुनिया को क्या दिखाएंगे। तो आप माजरत के साथ मौलाना साहब को अब्बू बनाने जा रहे हैं। तो खान साहब ने कहा कि इनके साथ नहीं बातचीत होनी नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन आर्मी चीफ से करेंगे, फौज से करेंगे, आसिम मुनीर शाह साहब से करेंगे। अब इस नाज़िम बयान का मतलब क्या है? इस बयान का नाज़िम मतलब ये है कि आप फ़ौज को दावत दे रहे हैं कि सियासी मामलात में मदाखलत करें, फ़ौज सियासी मामलात में आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रेस्क्यू करे और इनको चलता करे। यही इसका मतलब है ना। फ़ौज का वैसे तो कोई किरदार नहीं। अब ये 48 घंटे पहले पीटीआई के लोगों या 72 घंटे पहले पीटीआई के लोगों का और खान साहब का दिया गया स्टेटमेंट है। लेकिन रात के नाजरीन खान साहब ने एक नया स्टेटमेंट दे दिया। वो स्टेटमेंट नाज़रीन मैं अब आपको पढ़ देता हूँ। अब आप उनसे अंदाज़ा लगाएं कि खान साहब एक लम्हे क्या कह रहे हैं कि फ़ौज सियासी मामलात में आए, हमारे साथ मुज़ाकरात करे, लेकिन दूसरे लम्हे खान साहब क्या कहते हैं। ये नाज़रीन रात के खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जारी हुआ, एक्स अकाउंट से जारी हुआ। क्या लिखते हैं पीटीआई वाले, और ये खान साहब का स्टेटमेंट है, खान साहब का पैगाम है कि सरमायाकारी में इजाफे के नाम पर कायम SIFC नामी अस्करी फ्रॉड, जिनके साथ बात करना चाहते हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि वो अस्करी फ्रॉड कर रहे हैं। अगर वो अस्करी फ्रॉड कर रहे हैं तो आप उन फ्रॉडियों के साथ क्यों बैठना चाहते हैं? फिर तो आप तो सबसे बड़े फ्रॉडी हैं। अब आप कह रहे हैं कि अस्करी फ्रॉडी हैं, लेकिन आप उनके साथ बातचीत करके आगे आना चाहते हैं, उनके कंधों पर बैठ के हुकूमत में आना चाहते हैं। तो सबसे बड़े फ्रॉडी तो फिर ऐसी बातों से फिर आप ही होंगे। माजरत के साथ ये हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि जिसको आप फ्रॉडी कह रहे हैं उसी के साथ बातचीत करके आप सियासत में वापसी का रास्ता निकालना चाहते हैं, तो सबसे बड़े फ्रॉडी तो फिर आप होंगे। आगे क्या लिखते हैं, सरमायाकारी में इजाफे में मुकम्मल तौर पे नाकाम हुए हैं। यानी जो SIFC है वो सरमायाकारी में इजाफे में मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई है, लेकिन सरकारी वसाइल पर कब्जे कामयाबी से जारी हैं। सरमायाकारी के नाम पे जनरल आसिम मुनीर की SIFC के कारनामे, गंदम के काश्तकार का मुआशी कत्ल, खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मोटर्स पर फौजी कंपनी का कब्ज़ा। अब खैबर पख्तूनख्वा के मोटर्स किसने दिए?
पंजाब और सिंध की लाखों एकड़ अराजी, ज़री अराजी ज़मीनों पे कब्ज़ा, सरमायाकारी में कोई इजाफा नहीं हुआ। इसके साथ साथ नाज़रीन एक और चीज़ भी है, एक और चीज़ भी जारी की गई कि सरमायाकारी में इजाफे के नाम पर गैर आइनी SIFC बनाकर सरमायाकारी की शरह 50 साल की कम तरीन सतह पर लाने के संगीन धोखे पर कब माफ़ी मांगी जाएगी। यहाँ पे नाज़रीन मैं अब कुछ चीज़ें कुछ ऐड करता हूँ, एनालिसिस करते हैं। खान साहब जो कर्ज़ा है वो उतारने आए थे जब 2000 हुकूमत में आए थे कि ये कर्ज़ा मैं उतारूँगा, IMF से कर्ज़ा नहीं लूँगा। और फिर जब गए तो इनके वज़ीर ख़जाना एतराफ़ करके गए कि हमने मुल्क की तारीख़ का 3.5 सालों में 76% कर्ज़ा लिया है। यानी इसकी मिसाल यह है कि खान साहब के आने से पहले अगर पाकिस्तान का कर्ज़ा 100 अरब डॉलर था या 100 अरब था, मिसाल के तौर पे 100 अरब था, तो इन्होंने 76 अरब लिया है। क्योंकि जब तरीन साहब से सवाल हुआ था, शौकत तरीन साहब ने, कि आपने मुल्की कर्जा डबल कर दिया है, तो उन्होंने कहा था कि हमने डबल नहीं किया, हमने 76% दिया है। यानी 100 रुपये अगर कर्जा था खान साहब पाकिस्तान का, तो डबल 200 हो जाता है। उन्होंने कहा हमने 200 नहीं किया, शौकत तरीन साहब ने कहा कि हमने 200 नहीं किया, 100 था, हमने 176 कर दिया। तो ये जनाब आपने मुल्की कर्जे में जो इजाफा किया, इस पर आपने कभी माफ़ी मांगी। और दूसरी जो सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, सरमायाकारी के लिए कल शबाशी साहब वहाँ पे गए, कोशिशें चल रही हैं ना कुछ सरमायाकारी लाने की। सऊदी अरब ने ग्रीन सिग्नल दे रखा है, चाइना ने दे रखा है, UAE ने $10 बिलियन की सरमायाकारी पाकिस्तान के लिए मुख्तस कर दी। टोटल 25 अरब की सरमायाकारी आ रही, जो कि अल्लाह करे आए, अच्छे इशारे मिले हैं। लेकिन खान साहब, ये जो IMF के साथ पाकिस्तान पैकेज डील कर रहा था, उसको तोड़ने के लिए कौन आगे आगे था? आप चाह रहे थे ना कि पाकिस्तान को IMF का पैकेज ना मिले, कर्जा ना मिले, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। IMF के दफ्तर के सामने किसने एहतजाज किया कि कर्जा ना दें? और अब आप एक तरफ खबर आती है कि UAE ने $10 बिलियन पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुख्तस किए हैं। आप उसके चंद घंटों के बाद ये प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। तो ये आप किसके मफाद को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं कि एक अच्छी खबर आई है, आप उसको किल कर रहे हैं, आप सरमायाकार को डरा रहे हैं। तो किसका फ़ायदा सोच रहे हैं? किसी का फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान की आवाम का और रियासत पाकिस्तान का बट्ठा ज़रूर बैठेगा अगर मामला इसी तरीके से चलते रहे। ये नाज़रीन सोचने की बात है, और सोचना उन्होंने हैं जिनके पास अख्तियारात है, जिनके पास ताकत है। और अगर अख्तियारात और ताकत वाले अब भी अगर ना समझे, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।